की गोद में बसा भारत का एक मनोरम राज्य है उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड को दुनिया के सबसे प्रख्यात आध्यात्मिक गंतव्यों में से एक भी माना जाता है। इस राज्य के कण कण में देवताओं का वास तो है ही, साथ ही यहाँ पर प्रकृति अपने सबसे सुंदरतम रूप में भी स्थित है। यहाँ की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ और कल कल बहती नदियाँ और झरने अनायास ही आपको आकर्षित कर लेते हैं। बैरी पसारी बैरी उड़ाई, लियो मेरे साताओ भैयन की आसी। राज्य में मानव इतिहास के कुछ प्रमुख प्राचीन आदिवासी समुदाय भी निवास करते हैं और इन्हीं में से एक है थारू समुदाय। थारू यानी कि ठहरने वाले लोग। जितने ये रोचक हैं उतना ही रोचक है इस जनजाति की उत्पत्ति का इतिहास। थारू शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। सबसे पहले हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसके पश्चात जो हमारे थारू जनजाति के लोग आए, तो सबसे पहले इस खटीमा में, इस तराई में 12 राणा आई हुई थी। यहाँ 3 विधानसभाएं हैं। 3 विधानसभाओं में सितारगंज, नानंगमत्ता, खटीमा, इसमें अभी जो पॉपुलेशन है 2.5 लाख है हमारी। क्योंकि ये राणा थार मरुस्थल प्रदेश से यहाँ आए थे, इसलिए इनकी संतानों को थारू कहा गया। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि थारू शब्द की उत्पत्ति स्थविर से हुई, जिसका अर्थ होता है बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा या परंपरा को मानने वाला। अधिकांश मानव विज्ञानियों ने थारुओं को मंगोलियन नस्ल का तथा ऐतिहासिक किरातों का वंशज माना है। हालांकि ये लोग खुद को भगवान बुद्ध का वंशज भी मानते हैं। हमारे थारू जनजाति के लोग हैं, हमारे कुछ बिहार राज्य में भी हैं जो कि पश्चिमी चंपारण में, और साथ ही साथ हमारे थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। जैसे हमारा हो गया महाराजगंज नौतनवा हो गया, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, साथ ही साथ हमारा बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, और कुछ हमारे थारू जनजाति के लोग नेपाल में भी, जो कि 2 जिला में पाए जाते हैं, एक कैलाली जिला और दूसरा है कंचनपुर जिला नेपाल में, और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में। यह जो हमारा जो नृत्य है झिंझी नृत्य, ये कुंवार व भादों के महीने में जब नई फसल आ जाने के उपरांत इस त्योहार को मनाया करते थे, और घर घर जाकर आटे व चावल का दान लिया करते थे, और जिसमें हमारे गांव के जो महिलाएं थीं और जो पुरुष वर्ग था वो साथ ही साथ झिंझी नृत्य खेला करती थी। आटे व चावल का दान लेने के साथ ही साथ जब पूरे गांव में खेलने के पश्चात इस आटे व चावल का पकवान बनाया करते थे। जब जो झिंझी होती थी उसे एक हम देवी का रूप मानते थे, जो सिर में मटका लिए होती है, उसे एक देवी का रूप मानकर उसे विसर्जन करने के लिए जाते थे हम लोग। और विसर्जन करने के साथ ही उस जो पकवान हम लोग बनाया करते, जैसे हमारे थारू समुदाय में जो पकवान होते थे, ढिस्सा फरा, कतला, पितौला या अन्य जो पकवान होते थे हमारे, वो बनाकर पूड़ी कचौड़ी जो भी होता था हम बनाकर उसको खाया करते थे सभी मिलकर। इस जनजाति की वेशभूषा और नृत्य इनको अन्य सभी जनजातियों से खास बनाती है। इस नृत्य को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों की वेशभूषा की बात की जाए तो पुरुष जहां अपनी पारंपरिक परिधान कुर्ता पैजामा में होते हैं, तो वहीं महिलाएं पूरी तरह से सजी धजी होती हैं। जो ये मांग में मैं लगा रखी हूँ, ये इसे हम मांग का टीका बोलते हैं। ये चांदी का बना हुआ है। और जो नाक में हमने जो नाक में पहन रखा है,
ये सोने का है और इसे हम नकफुल बोलते हैं। और जो गले में ये डाल रखा है ये हम हंसुली बोलते हैं इसको, और जो इसको बोलते हैं गुलूबंद, ये सोने का है। और इसे हम हरवा बोलते हैं, जो ये सिक्के से बना हुआ, चांदी के सिक्के से, और इसको पनिया बोलते हैं, और ये चांदी का माला है। और जो हमने ये कान में पहन रखा है इसे वैसे झुमका बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में इसको गुटका बोलते हैं। और जो ये हमने ओढ़नी ओढ़ रखी है इसे हम अर्घना बोलते हैं। और जो ये घाघरा बना रखा है इसे हमारी भाषा में घघरिया बोलते हैं। जैसे अभी प्राचीनतम संस्कृति का एक जो हारमोनियम होता है हमारा, जो हारमोनियम हम लोग बजाते हैं वो तो लकड़ी का बना होता है, क्योंकि माँ सरस्वती की देन है उसमें। और साथ ही साथ एक हमारा ढोलक होता है जो बजाने वाला, और ढोलक में साथ ही साथ हमारा जो ढोलक होता है उसमें बकरे की खाल लगी होती है, वो भी लकड़ी का बना होता है। और साथ ही साथ जो मजीरा होता है, जो मजीरा हम लोग बजाते हैं वो पीतल का बना होता है। और जो झांझरी होती है उसको भी हम लोग हाथ से बजाते हैं, वो भी बकरे की खाल से बना होता है। और आजकल आर्टिफिशियल भी आने लगे हैं। जब महिलाएं इन वाद्य यंत्रों की धुन पर अपनी सुरीली आवाज में झीझी गाती हैं तो मानो प्रकृति खुद प्रसन्न हो आशीर्वाद दे रही होती है। हालांकि अन्य जनजातियों की तरह ही इनका जीवन भी कठिनाइयों से भरा है। ये लोग आज भी अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जिसमें गेहूं, धान, आलू की खेती प्रमुख है। इस जनजाति के लोग अपने बच्चों को भी इस नृत्य को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि इनकी ये पहचान आगे भी बनी रहे और इनके पूर्वजों की गाथा बाकी दुनिया को भी पता चले। थारू जनजाति के लोग वैसे तो काफी जीवट हैं ही, लेकिन कठिनाइयों से जूझते हुए इनके चेहरे पर जो मुस्कान हमेशा रहती है वो हमें भी सिखाती है कि बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आपस में मिलकर और मुस्कुराहट के साथ आसानी से काटा जा सकता है। इन लोगों के लिए प्रकृति का क्या महत्व है इसे इसी बात से जाना जा सकता है कि इनका मानना है कि जल, जंगल और जमीन के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बिना जल, जंगल, जमीन के ये अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते।
मेरा